ये है लेटी गांव में गोलू देवता का मंदिर बाहर से रोड से। हैं? ना ना ना, इतना सुंदर है। आज हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे लेटी गांव, बागेश्वर के कितने किलोमीटर है? 12-13 किलोमीटर पर है। बागेश्वर से 12-13 किलोमीटर ऊपर की तरफ है, नदी गांव से ऊपर की तरफ लेटी गांव। और आप श्रीमान राजेंद्र जी का गांव है। आप बागेश्वर जिले के सह जिला कार्यवाह भी हैं और प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक भी हैं। और आपका गांव है, आपने यहाँ हम लोग को निमंत्रित भी किया, कहा कि हमारे गांव आइए, घर आइए, देखिए गांव। और इस हेतु हम लोग, मैं और श्रीमान अमित जी दोनों लोग आए यहाँ पे। और ये गोलू जी का, गोलू देवता का मंदिर है और बहुत ही सुंदर मंदिर है। सामने पहाड़, हिमालय है, बिल्कुल नंदा श्रृंखला है और बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ से। और चर्चा हो रही है अभी इस मंदिर और यहाँ की परंपराओं के बारे में, और विस्तृत श्रीमान राजेंद्र जी बताएंगे। हाँ, बताइए। ये गोलजू का मंदिर है, इसको खाई गोल बोलते हैं, खाइन का गोलजू। तो इनकी शक्ति काफ़ी विख्यात है यहाँ इस क्षेत्र में। अभी 2 साल पहले यहाँ वैसी का आयोजन हुआ था, नवरात्रि लगी थी, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु लोग दूर दूर से आए थे। मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है, आसपास के लोग तो सब जानते ही हैं। और आप लोग भी आइए, यहाँ जगह भी अच्छी है और देखने के हिसाब से भी अच्छी है, मंदिर के हिसाब से भी अच्छी है। बागेश्वर से कुछ ही दूरी पर इतना बढ़िया स्थान कम जगहों पर भी देखने को मिलेगा। धन्यवाद। और यहाँ पे देखिए धुनी भी है। श्रीमान राजेंद्र जी कह रहे हैं इसको गोरखनाथ की धुनी कहते हैं यहाँ पे। वैसे मंदिर में धुनी रहती है। और यहाँ वो कौन सा मेला बता रहे थे आप? वो यहाँ नहीं होता, वो नहीं, यहाँ तो यही होता है, नवरात्रि का ही मेला होता है। यहाँ नवरात्रि का मेला होता है ना? नौरते लगते हैं, तो उसमें क्या होता है? जागरण होता है, देवता अवतरित होते हैं। देव डांगर आते हैं। हाँ, उन पर देवताओं का अवतार होता है, आशीर्वाद देते हैं फिर गांव की, क्षेत्र की जनता को, भक्तों को। बड़ा अच्छा लगता है। अरे वातावरण बढ़िया हो जाता है, भक्तिमय। चलिए हम लोग भी कभी आएंगे जी, ऐसा लगेगा तो फिर बताइएगा हम लोगों को। जी जी। और बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, समतल सा ज़मीन है पहाड़ में और ऊपर टॉप पे है। और बहुत सुंदर गांव भी है, नीचे हम लोगों ने देखा भी। और माल्टा, नींबू, अन्य बहुत सारी चीज़ें। और ये गोलू देवता का मंदिर है यहाँ पे। ये यहाँ पे देवदार का पेड़ भी लगा है मंदिर परिसर में, और बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे। और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी हमारे श्रीमान अमित जी के पास है, और ये इसके बारे में बहुत कुछ बता रहे थे और अभी बताएंगे। हाँ बताइए भाई साहब। जो देवदार का पेड़ है, एक तो ये चीड़ के कंपैरिजन में जो है, ये आपके जो आसपास के एनवायरनमेंट को है, इसको ठंडा रखता है। जैसे आप वहाँ पे देख पा रहे होंगे कि देवदार की जो छाया है, देखिए वो बहुत घनी है। और वहीं अगर आप चीड़ की छाया में देखेंगे तो वहाँ पे क्या है कि धूप ज़्यादा देखने को मिलती है। तो गर्मी के दिनों में क्या होता है कि जो चीड़ है वो क्या होता है, उसकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा गिरती हैं, वो अपनी पत्तियाँ झाड़ता है। तो उसकी वजह से आग वगैरह जो पहाड़ों में लगती है, उसका मेन रीज़न ये चीड़ है। तो देवदार की एक तो पत्तियाँ कम झड़ती हैं, दूसरा इसकी पत्ती जो है वो कम ज्वलनशील होती है। एक इसकी जो खासियत ये है कि ये जहाँ पे होता है ये डेंस होता है, बहुत ज़्यादा घना होता है एक ही जगह पे। तो इसकी वजह से ये पानी भी स्टोर करता है। और इसके आसपास जो है लोकल की जो घास है, जो यहाँ की प्रजातियाँ हैं लोकल, वो भी क्या रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं। जिसकी वजह से पहाड़ में अच्छा सा एक वो रहता है, जो यहाँ की जैव पारिस्थितिकी कहते हैं, वो अच्छी सी रहती है। जबकि चीड़ की वजह से ऐसा नहीं हो पाता है। जहाँ जहाँ चीड़ होगा वहाँ पे क्या होता है कि अन्य प्रजातियाँ जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आग वगैरह लगती है, पानी का स्टोरेशन कम होता है। तो इसको लगाना चाहिए। बाकी इसके औषधीय गुण भी बहुत सारे हैं, अब हमें तो इतनी जानकारी है नहीं, लेकिन और आध्यात्मिक भी है कुछ इसका महत्व? आध्यात्मिक तो अब इतना मुझे भी जानकारी नहीं है। ये तो राजेश जी बता पाएंगे। ये जो देवदार के जो पेड़ होता है, भगवान शिव को बहुत ज़्यादा वो है भी। अच्छा। और हाँ, का ही जंगल है पूरा। और अभी जो जागेश्वर है वहाँ पे तो देवदार ही है। और देवदार का जंगल काफ़ी, चीड़ का उतना सुंदर नहीं होता, लेकिन देवदार का तो बहुत सुंदर होता है जी। और
बहुत ही अच्छी बात बताई श्रीमान अमित जी ने, बहुत बहुत हमारी जो धन्यवाद। पंच परिवर्तन जैसा हम कह रहे थे, हाँ। अभी पंच परिवर्तन की बात आ रही है, हाँ। तो उसमें जो पर्यावरण को लेकर हमारा विषय है वो इसमें हम सम्मिलित कर सकते हैं कि पहाड़ों पे कैसे हम पर्यावरण के बीच में रह के उसका अपना तालमेल बिठा सकते हैं अपने जीवन के साथ। हाँ, पर्यावरण के साथ पर्यावरण का दोहन उतना ही करना चाहिए जितनी हमें आवश्यकता है, और जितना हम दोहन कर रहे हैं उससे ज़्यादा उसका संरक्षण की आवश्यकता है। और यदि मान लीजिए, जैसे उदाहरण के तौर पे वृक्ष की बात आ रही थी कि कोई वृक्ष काट कर लेकर जा रहा है, जैसे कि हो रहा था कि देवदार का वृक्ष बहुत ज़्यादा है, इसकी लकड़ी बहुत अच्छी होती है, तो ठीक है आप लकड़ी ले जाइए। एक वृक्ष यदि आप मतलब आपने काट दिया, ले गए, उसका प्रयोग अपने घर में उसका कुछ बनाया आपने, तो आप 10 पेड़ लगाइए, तभी तो आगे फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो फिर ले जाएंगे। बिल्कुल। तो पर्यावरण युक्त जीवन शैली है कि आप पर्यावरण का प्रयोग करें, लेकिन पर्यावरण को संरक्षित भी करें, संवर्धित भी करें, उसका संवर्धन भी जरूरी है, सिर्फ उसका दोहन नहीं। और यह है पंच परिवर्तन का एक प्रमुख विषय, पर्यावरण युक्त जीवन शैली। यह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, इस प्रकार की जीवन शैली कि पर्यावरण को बचाए भी और पर्यावरण का संवर्धन भी करे, पर्यावरण का संरक्षण भी करे, और जितनी आवश्यकता है उसको अपने जीवन में, हाँ, जीवन में प्रयोग करे उसका। हाँ, सब उसी के लिए बना है। यहाँ पे माल्टा भी लगा हुआ है, लौकी भी लगी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों ने लगा रखा है। और ये यहाँ से हिमालय लेटी गांव से, और ये सामने है नंदा श्रृंखला। अभी जरा आपको वो लग गया है, बादल कोहरा, इस वजह से अभी पहाड़ नहीं दिख रहा। इधर का ये दिख रहा है, अंडोला जी का विद्यालय। अच्छा, वो ध्यांगड़ है सामने, वो ध्यानगढ़ है। ये है लेटी गांव में पटाल का घर, और बहुत सुंदर भी लग रहा है, पत्थर की जुड़ाई बहुत अच्छी कर रखी है। ये नया बना है अभी क्या? बहुत पुराना है, पुराना है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है और बहुत सुंदर बना हुआ है। ये है पटाल, ये पटाल के घर बने होते हैं ना यहाँ पे, इसको पटाल बोलते हैं। और इसकी छत, यहाँ पे छत बनी होती है ऐसे। अरे वाह, बहुत सुंदर भी है। यह है घर, परंपरागत घर जो उत्तराखंड में बना होता है पटाल का, और इसी प्रकार से बना होता है। यह है उसकी वास्तुशैली।